So in this video we'll talk about the social security in India. The first lecture about the social security in India. तो पहले क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, इसमें क्या करती है, गवर्नमेंट सिस्टम होता है सोशल सिक्योरिटी में, जिसमें वो मॉनेटरी असिस्टेंट प्रोवाइड करती है जिनके पास एडिक्वेट या नो इनकम होती है, ठीक है। तो वेलफेयर है, सोशल सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड किया जाता है। तो सोशल सिक्योरिटी किस में दे रखा है, आर्टिकल 22 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूडीएचआर के आर्टिकल 22 में दे रखा है। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आती है 1948 में, उसके आर्टिकल 22 में दे रखा है। तो हर एक मेंबर ऑफ द सोसाइटी के पास है राइट टू द सोशल सिक्योरिटी, हर एक को सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। एंड इसमें नेशनल और इंटरनेशनल एफर्ट्स कॉपरेशन होना चाहिए जिससे हमें लोगों को सोशल सिक्योरिटी दे पाएँ। एंड हमें ध्यान रखना चाहिए इकोनॉमिक, सोशल एज वेल एज कल्चरल राइट्स, ठीक है। एंड ये ज़रूरी है किसी भी बंदे की डिग्निटी और फ्री डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के लिए, इट्स इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द आर्टिकल ऑफ DPSP दैट इंश्योर द सोशल सिक्योरिटी द पर्सन। तो आर्टिकल 41 इंपॉर्टेंट है कि स्टेट को अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी की जितनी लिमिट हो, ऐसा नहीं है कि बिना इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं हो और काम करने लगे, ठीक है। विद इन द लिमिट ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी, वो इंडिया गरीब कंट्री थी उस टाइम, तो ये आर्टिकल 41 में लिखा है विद इन द लिमिट ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट इफेक्टिव प्रोविजन बनाने चाहिए कि सबको राइट टू वर्क मिले, एजुकेशन मिले, पब्लिक असिस्टेंस मिले अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट, ठीक है, इन द केस ऑफ अनडिजर्व वांट। तो अगर ऐसी चीज़ हो तो स्टेट की जिम्मेदारी है कि उनकी जितनी भी इकोनॉमिक कैपेसिटी है उस हिसाब से लोगों को काम दे, एजुकेशन दे, एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पब्लिक असिस्टेंस एंड अनएम्प्लॉयमेंट हो तो पब्लिक असिस्टेंस दे। फिर द स्टेट शैल मेक प्रोविजन टू इंश्योर, 42 में रखा है, सिक्योर जस्ट इन ह्यूमन कंडीशन। अब काम तो मिल गया लेकिन जो कंडीशन होनी चाहिए वो भी अच्छी होनी चाहिए, ऐसे नहीं लगाए पड़े हैं। एंड मैटरनिटी रिलीफ देनी चाहिए, इट इज अंडर द आर्टिकल 42 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जस्ट इन ह्यूमन कंडीशन एज वेल एज मैटरनिटी रिलीफ। आर्टिकल 43 में लिखा है स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर सुटेबल लेजिस्लेशन और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और एनी अदर टू ऑल द वर्कर्स। तो इसमें क्या करना चाहिए, स्टेट को सुटेबल लेजिस्लेशन के थ्रू, ठीक है, और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन सारे वर्कर्स को जो भी एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल अदरवाइज, उनको लिविंग वेज, मतलब सारे वर्कर्स हो, चाहे एग्रीकल्चर में काम कर रहे हो चाहे इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, सबको लिविंग वेज मतलब इतना तनख्वाह मिलनी चाहिए कि आराम से अपना जीवन यापन कर पाए। एंड कंडीशन ऑफ वर्क अच्छी होनी चाहिए, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होना चाहिए, ऐसा नहीं बंधुआ मजदूर की तरह लगा के रखे हैं जैसे पहले प्लांटेशन वर्कर्स में लगाया जाता था। फुल एम्प्लॉयमेंट, लेजर एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, गांधीयन है जैसे ये कॉटन इंडस्ट्री एज वेल एज या तो इंडिविजुअल बेसिस पे या कॉपरेटिव बेसिस पर। रूरल एरियाज में क्या प्रमोट करना चाहिए, कॉटन इंडस्ट्री। फिर 43A में लिखा है कि स्टेट को क्या करना चाहिए, सुटेबल लेजिस्लेशन के थ्रू इंश्योर करना चाहिए कि जो वर्कर्स हैं वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर पाए, मैनेजमेंट में पार्ट कर पाएंगे तो दे विल फील एज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड आर्टिकल 47 में लिखा है कि स्टेट को काम करना चाहिए फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, एंड जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड जो इंजूरियस टू हेल्थ है उनको क्या करना है, प्रोहिबिट करना है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो शराब के ठेके उनको खुलवा रही है, बिकॉज गवर्नमेंट गेट द मनी फ्रॉम दैट। फिर नाउ आर्टिकल 1952 सोशल सिक्योरिटी मिनिमम स्टैंडर्ड कन्वेंशन किसका है, 1952 का ILO का कन्वेंशन है। तो 1952 का देट इज अ सोशल सिक्योरिटी कन्वेंशन ऑफ ILO। तो इसमें दिखाया गया है कि क्या क्या डिफाइन द ट्रेडिशनल कंटीजेंसीज कवर्ड बाय सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी में क्या कहते हैं, जैसे ओल्ड एज पेंशन देना, ठीक है, किसी सपोज विडो पर्सन होगी तो लॉस ऑफ सपोर्ट चला गया तो जैसे सर्वाइवर बेनिफिट, अब जो बच गया, ठीक है, उसको बेनिफिट प्रोवाइड करना, फैमिली बेनिफिट, ठीक है, उनके चिल्ड्रन को मेंटेनेंस करना। एंड मॉर्बिड कंडीशन, अगर ज़्यादा मेडिकल केयर की ज़रूरत हो तो वहाँ पे पैसे देना। फिर अर्निंग चली गई हो प्रेगनेंसी की वजह से, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड कराना है। तो मैटरनिटी बेनिफिट का हमने आर्टिकल ये देखा भी था यहाँ पे, आर्टिकल 42 डील्स अबाउट द जस्ट इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क एज वेल एज मैटरनिटी रिलीव। फिर नाउ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एंड देन जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम आता है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट है तो कुछ पैसे मिलने चाहिए। फिर सिकनेस लीव बेनिफिट, द परमानेंट और परसिस्टेंट इनएबिलिटी टू एंगेज इन द गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, जैसे डिसेबिलिटी बेनिफिट, सपोज आपको परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए उस केस में, एंड एम्प्लॉयमेंट के टाइम आपको कुछ इंजरी आ जाए, तो ये सारी चीज़ें हमारे कवर्ड है 1952 सोशल सिक्योरिटी कन्वेंशन ऑफ ILO। फिर सोशल सिक्योरिटी क्या होती है, सोशल इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना, ठीक है, फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इंश्योरेंस प्रोग्राम, फॉर एग्जाम्पल पेंशन, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, तो ये क्या हो गया, सोशल इंश्योरेंस। फिर सर्विसेज जैसे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, डेजिग्नेटेड एजेंसी प्रोवाइड करती है जो सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन प्रोवाइड करती हैं, जैसे मेडिकल केयर, फाइनेंशियल सपोर्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, रिटायरमेंट के केस में। फिर बेसिक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, ठीक है, इंश्योरेंस प्रोग्राम जहाँ पे, ठीक है, उनको प्रोवाइड कराना बेसिक सिक्योरिटी जहाँ पे एलिजिबिलिटी इशू हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप जॉब नहीं कर रहे हो तो जॉब नहीं कर रहे हो तो एलिजिबिलिटी इशू हो सकता है, वहाँ पे बेसिक मिनिमम तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना है। फॉर एग्जांपल रिफ्यूजीज़ हैं,
ठीक है, उनको बेसिक नेसेसिटी तो प्रोवाइड करनी ही चाहिए, जैसे फूड, क्लॉथिंग, एजुकेशन, मनी, मेडिकल केयर। तो ILO के हिसाब से 2014 के हिसाब से देखें तो 27% है जिनके पास सोशल सिक्योरिटी है, कम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी है, बाकी किसी के पास नहीं, सिर्फ 27% लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी है अकॉर्डिंग टू ILO। तो ये कि डेवलप कंट्रीज़ में ज़्यादा होगा, तो 27% लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू ILO। So now to social security. The right to social security is a human right. We must remember it's a human right. तो हमें social security is a human right. तो जैसे कि नेक्स्ट के केस में डिसेबिलिटी, मैटर्निटी, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज के केस में सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम होते हैं जो बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं फैमिली एंड उनकी जो भी फैमिली होते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में पैसे डालते हैं, एंड मिनिमम लेवल ऑफ सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए एंड थ्रू द सोशल द पर्सन अनेबल टू एक्सेस सोशल इंश्योरेंस। और जो सोशल इंश्योरेंस नहीं ले सकता, सपोज कोई अनएम्प्लॉयड है, उसके पास पैसे नहीं, तो वो कैसे इंश्योरेंस लेगा, तो उसको मिनिमम लेवल ऑफ सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए। फिर नाउ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट हमारा आता है 1948 के, उसके आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है कि सोशल सिक्योरिटी क्या है। Everyone is a member of the society has a right to social security, is entitled to realization through national efforts, international cooperation in accordance with the organizational resources of each state, economic, social and cultural right indispensable for the dignity of the free development of his personality। तो पूछा जाए ये सोशल सिक्योरिटी की डेफिनेशन किसने दी है, तो इट इज गिवन बाय द 19 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के आर्टिकल 22 में रखा है। फिर आर्टिकल 25 जो इसका बताता है, वो बताता है राइट टू एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें लिखा है एवरीवन हैज़ राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ हिमसेल्फ हिज फैमिली, इंक्लूडिंग फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, मेडिकल केयर एंड नेसेसरी सोशल सर्विसेज, एंड द राइट टू सिक्योरिटी इन द इवेंट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, डिसेबिलिटी, विडोहुड, ओल्ड एज और लैक ऑफ द लाइवलीहुड इन सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड हिज कंट्रोल। तो मदरहुड एंड चाइल्डहुड एंटाइटल, जो मदरहुड है, चाइल्डहुड को स्पेशल केयर देनी चाहिए, असिस्टेंस देनी चाहिए। ऑल द चिल्ड्रन हु आर बोर्न इन आउट द वेडलॉक शैल एंजॉय सेम सोशल प्रोटेक्शन। तो मदरहुड, चाइल्डहुड, सारे चिल्ड्रन, ठीक है, जो पैदा हुए उन सबको सेम सोशल प्रोटेक्शन देनी चाहिए। तो बच्चे के पेरेंट्स नहीं प्रोवाइड कर पाए तो स्टिल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए सेम सोशल प्रोटेक्शन टू द चिल्ड्रन एंड मदर। इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट। तो इंटरनेशनल कॉवेनेंट इंटरनेशनल सोशल कल्चर राइट एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है, अडॉप्ट किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1966 में। तो इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल राइट 1966 में अडॉप्ट किया, 1964 में इंडिया पे वॉर हुआ, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बोले ठीक है विल अडॉप्ट इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल राइट 1966 में, एंड फोर्स में आया था 1976 में, 10 साल बाद। तो इट कमिट्स द पार्टीज़ की पार्टीज़ को काम करना चाहिए फॉर गारंटिंग इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट टू द नॉन सेल्फ गवर्निंग एंड ट्रस्ट टेरिटरीज, इंक्लूडिंग लेबर राइट भी प्रोवाइड करना चाहिए, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये सारी राइट्स हमारे DPSP में दे रखी है, वही सारी राइट्स प्रोवाइड करनी है। तो 170 पार्टीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स पार्टी नहीं है, ठीक है। 4 कंट्रीज़ तो इन्होंने साइन किया लेकिन रेटिफाई नहीं किया। इंडिया ने रेटिफाई भी किया, साइन भी किया है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल राइट, किसका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 1966 में आया था, फोर्स में आया 1976 में। 170 पार्टीज़ है, यूनाइटेड स्टेट्स पार्टी नहीं है। तो ICR इसका ऑप्शनल प्रोटोकॉल है, ठीक है, एज अ पार्ट है इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिल फॉर ह्यूमन राइट अलॉन्ग विद द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, एंड फर्स्ट एंड 7 ऑप्शनल प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो इसके ही पार्ट है, देयर इज अ फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल। तो उसके ऑप्शनल प्रोटोकॉल भी है। तो कॉवेनेंट को मॉनिटर कौन करता है, तो यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट, यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट मॉनिटर करता है। तो कॉवेनेंट इज मॉनिटर्ड बाय तो इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट जो 1966 में आया था, इसको मॉनिटर करता है यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट, इसको मॉनिटर करता है यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट। आर्टिकल 9 जो है इंटरनेशनल कॉवेनेंट इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट 1966 में आया था, तो बोलता है राइट टू एवरीवन टू सोशल सिक्योरिटी इंक्लूड सोशल सर्विस, सबको मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें राइट टू सोशल सिक्योरिटी किसमें बताया, यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल राइट। इन्होंने बोला सोशल राइट है क्या, तो राइट टू द एक्सेस एंड मेंटेन बेनिफिट वेदर इन कैश एंड काइंड। तो बेनिफिट किस में मिलता है, कैश एंड काइंड में। लैक ऑफ द वर्क रिलेटेड इनकम कॉज बाई सिकनेस, जैसे सिकनेस और डिसेबिलिटी, मैटर्निटी, एम्प्लॉयमेंट इंजरी, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, डेथ ऑफ द फैमिली मेंबर, अनएफोर्डेबल एक्सेस, हेल्थ केयर नहीं है तो जैसे गवर्नमेंट लेके आई आयुष्मान भारत योजना, गवर्नमेंट पैसा देगी। इनसफिशिएंट फैमिली सपोर्ट पर्टिकुलरली वल्नरेबल एंड एडल्ट डिपेंडेंट्स, ठीक है। कॉवेनेंट ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, तो वुमेन के लिए भी है कॉवेनेंट ऑफ द एलिमिनेशन। तो ये राइट टू सोशल सिक्योरिटी फॉर वुमेन आर्टिकल 11 में दे रखा है। वुमेन हैज राइट टू सोशल सिक्योरिटी पर्टिकुलरली इन रिटायरमेंट के केस में, अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, इनवैलिडिटी एंड द केस ऑफ इनकैपेसिटी टू वर्क,
एज वेल एज राइट टू पेड लीव भी वुमेन को देनी चाहिए. एंड कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड इंश्राइन द राइट ऑफ द चाइल्ड इन द सोशल सिक्योरिटी. तो चाइल्ड के लिए भी रखा आर्टिकल 26 में, वुमेन के लिए भी रखा आर्टिकल 11 में. चाइल्ड के लिए स्टेट पार्टी जो है दे शैल रिकॉग्नाइज एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू द बेनिफिट फ्रॉम द सोशल सिक्योरिटी. तो इसमें भी सोशल इंश्योरेंस मिलना चाहिए, ठीक है, सो दैट to achieve full realization of his right in accordance with the national law. The benefit should be appropriate, be granted into account of the resources of child person having responsible maintenance of the child as well as the courtesy relevant to the application of benefits on behalf of the child. For relationship with the other rights, अगर right of the social security interrelated है, interdependent है, जैसे economic and social cultural right दूसरे right से related है, ये social security के right, तो राइट टू एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट टू फूड, राइट टू हाउसिंग. तो हमें याद रखना है, अगर पूछा जाए कि जो राइट ऑफ सोशल सिक्योरिटी इज रिलेटेड टू द राइट टू एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट टू फूड, राइट टू हाउसिंग, राइट टू वर्क, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ द फैमिली. अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमिटी जो है आर्टिकल 26 में लिखा है, ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑफ ह्यूमन एंड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट ऑन डिस्क्रिमिनेशन अप्लाइज टू द राइट ऑफ द सोशल सिक्योरिटी. In general, commitment 2000, comment from the 2000, the committee on the highlighted the right of the social security is an area where the women are frequently subject to. ठीक है, राइट ऐसा है कि जहाँ जहाँ सोशल सिक्योरिटी है वहाँ पे वुमेन को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन मिलता है, वुमेन को नहीं मिलती है. ग्लोबली अगर सोशल सिक्योरिटी देखें बहुत ही कम है, और सिर्फ 80% ऑफ द लोग. तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हिसाब से 80% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिली है, बाकी ILO के हिसाब से सिर्फ 26% है, 27% है जिनको सोशल सिक्योरिटी मिली है. सो अकॉर्डिंग टू ILO only 27% have a this 27% of the world have a national social security according to ILO. ILO का ही था ये 1952 में सोशल सिक्योरिटी मिनिमम स्टैंडर्ड कन्वेंशन ऑफ द ILO, और ये 1966 में यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल एंड पॉलिटिकल राइट. इसको मॉनिटर कौन करता है? राइट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट मॉनिटर करती है. 170 पार्टीज है. एंड इसमें क्या है, ऑप्शनल प्रोटोकॉल भी इंटरनेशनल इज अ पार्ट इसका इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट एंड इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स इंक्लूडिंग द लेटर फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल.